हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है सी एस सचिन चैनल में। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से आके पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के पार्ट 2 पे जाने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे आखिर रेसिडेंशियल स्टेटस बार बार बोले जाते हैं, आखिर ये होता क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप। जैसे हमने बोला था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि रेसिडेंट, अगर जो हमारा रेसिडेंट होता है वो हमारा कभी भी सिटीजन नहीं हो सकता। अगर सिटीजन और हमारा रेसिडेंट है वो, उसको हमारे जमीन आसमान का अंतर है। हम उस पर बात करने वाले हैं कि रेसिडेंट कौन होता है, सिटीजनशिप कौन होता है। हम इस पे हम इसका पूरा बेसिक क्लियर करने वाले हैं। आखिर हम सिटीजनशिप किसे कहते हैं और रेसिडेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, आइए पहले राइट डाउन करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, हम साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। आइए लिखते हैं, आखिर रेसिडेंट जानते हैं। आखिर रेसिडेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ये ये हमारी होती है, जैसे कि जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। अगर हमारी बेसिक कंडीशन में से अगर एक, हमारी दो कंडीशन थी, अगर उसके अंदर से अगर एक फुलफिलमेंट हो जाती है तो हम उन्हें, तो हम रेसिडेंट कहते हैं। रेसिडेंट वही होता है, अगर हम रेसिडेंट हम इसे भी कह सकते हैं जैसे कि अभी इस ईयर में वो रेसिडेंट हो, प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट ना हो। रेसिडेंट हमारा कंटिन्यूसली सेम नहीं रहता, हमारा चेंज होता रहता है कि इस साल हमारा अगर हम मतलब कि रेसिडेंट हो, नेक्स्ट ईयर हो सके तो कि नॉन रेसिडेंट हम हो जाए। ठीक है ना, हमारा रेसिडेंट उसी को कहते हैं। इसके बात करने वाले सिटीजनशिप के लिए, उसके लिए हमारे पास थी जो हमारी दो बेसिक कंडीशन थी, उसमें से एक एक फुलफिलमेंट होनी थी बेसिक कंडीशन। अगर एक कंडीशन भी अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो हम उसे कह देते हैं ये हमारा रेसिडेंट है। अब हम बात करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। हेडिंग डालेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, आखिर सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, हम उसके बारे में जानते हैं। इसका आएगा बाय बर्थ, बर्थ या लॉ, यानी कि या तो हमारी इंडिया के अंदर ही हमारा जन्म हुआ हो, या फिर हम लॉ से हम अप्लाई करा सकते हैं कि हमें सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, इसी को सिटीजनशिप कहते हैं। और हम बात करने वाले नेक्स्ट पावर ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में, उसे भी राइट डाउन करेंगे। फिर हम बढ़ने वाले हैं अपनी कंसेप्ट की तरफ। ये भी बट हमारा कंसेप्ट का पार्ट है, जो जिसे ये नहीं पता कि रेसिडेंट कौन होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, उसके लिए ये वाला लिखेंगे। पावर ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आता है हमारा पावर ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। whose पेरेंट्स पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आर born in अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड से इंडिया से पहले, जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनका जन्म हुआ हो इंडिया के अंदर, ठीक है, उसी को कहते हैं पावर ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आगे बढ़ते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट करें तो हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं लिव इंडिया और अराइव इन इंडिया के कंसेप्ट को करने वाले हैं क्लियर। आइए चार्ट बना के करेंगे इसे, मेरे साथ में लिखते चलेंगे। पहले तो नोट्स भी बनाते चलेंगे हम, क्योंकि नोट्स भी हमारे इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे फर्स्ट नोट बनाएंगे। फर्स्ट आएगा हमारा इंडियन इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन। ये हम करने वाले हैं इंडियन सिटीजन एज कंसेप्ट पे है। लीव इंडिया, लीव इंडिया, जब हम इंडिया को छोड़ के जाते हैं। और होता है हमारा विजिट इंडिया, यानी कि हम इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
जो हमारे इंडियन सिटीजन्स 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 एंड पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन। ये कंसेप्ट हमारा विजिट इंडिया का विजिट इंडिया ये हमारा विजिट इंडिया का। पहले हम इसके पर्पसेस लिखेंगे। हम पहले करेंगे लीव इंडिया को। आइए राइट डाउन करते हैं पहले लीव इंडिया का। फर्स्ट है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पर्पस है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो वो आता है हमारे इंडियन सिटीजन लीव इंडिया में आगे हमारा वो सेकंड आएगा। सेकंड पार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब सेकंड लिखेंगे एज अ क्रू मेंबर। आखिरी क्रू मेंबर क्या होता है? क्रू मेंबर वो पर्सन होता है जो हमारा शिप के अंदर होता है, यानी कि वो इंडिया में कम टाइम रहता है, मतलब कि और बाहर जैसे हमारा जो भी 12 नॉटिकल माइल्स है हमारा समुद्र का एरिया, उतने तक तो हमारा इंडिया होता है, उसके बाहर हमारा अदर कंट्री हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो शिप पे रहता है तो वो इंडिया के पोर्ट पे और कभी दूसरे के पोर्ट पे रहेगा, तो इसलिए वो एज क्रू मेंबर कहते हैं। वो इंडिया में कम समय रहते हैं, क्योंकि वो शिप से आने जाने में टाइम लग जाता है, कभी उन्हें 1 महीना लग जाता है, कभी तो चाहे तो सालों साल लग जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने के लिए, इसलिए हम उन्हें क्रू मेंबर कहते हैं। क्रू मेंबर होने के लिए अगर इस फर्स्ट कंडीशन में लीव इंडिया के लिए हमारा जो बेसिक कंडीशन है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन थी 182 डेज वाली, वही अप्लाई होती है इसके अंदर। और विजिट इंडिया के अंदर, ठीक है, विजिट इंडिया के अंदर बात करते हैं टोटल इनकम। ये हमारा विजिट इंडिया वाला कंसेप्ट कर रहे हैं अब हम। टोटल इनकम अप टू रुपीज 15 लाख 15 लाख एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फॉरेन एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस सोर्सेस। इसके अंदर हमारा बेसिक कंडीशन ये ये एप्लीकेबल होती है, इसके अंदर भी हमारी बेसिक कंडीशंस। ये ऐसे लिख लेंगे, यानी कि ये कहना चाहता है हमारी जो टोटल इनकम होनी चाहिए वो 15 लाख तक होनी चाहिए, और फॉरेन सोर्सेस इसमें हमारा इंक्लूड नहीं होगा, उसे एक्सक्लूड करने के बाद हमारा 15 लाख होनी चाहिए। और हमारी बेसिक कंडीशन लगती है जिसके अंदर जो 182 डेज वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन वो अप्लाई होती है इसके ऊपर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसका नोट लिखेंगे। इसी चीज को मैं आपको नोट के अंदर लिखवाने वाला हूँ, जो मैंने आपको चार्ट्स पे लिखवाया है वही वो इम्पोर्टेंट है। वो भी जो इसमें लिखा वही सेम उसमें लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ उसे नोट करके लिख लेंगे उसे, क्योंकि हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पे कर रहे हैं ताकि हमें रिवीजन करने में भी इजी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट इन केस ऑफ इन केस ऑफ द सिटीजन और पर्सन पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन origin having having total income total income total income other than other income other than बात करते हैं इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम
from foreign sources, foreign sources, sources, excluding, exceeding 15, 15 lakh rupees, lakh rupees, rupees during the, during, during the, during the previous, during the previous year, then basic, then basic, then basic condition, condition अगर हमारी 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है हमारी टोटल इनकम, तो हमारे तो बेसिक कंडीशन को हमारी दोनों लगती है, जैसे फर्स्ट भी देखी जाती है और सेकंड भी देखी जाती है। अगर जैसे विजिट इंडिया के केस में जिस बात करी थी हमारी, अगर हमारी 50 लाख को अगर क्रॉस नहीं करती तो हमारी बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट लगता है, और लीव इंडिया के केस में भी हमारा फर्स्ट पार्ट ही लगता है, उसके अंदर हमारा बेसिक कंडीशन का सेकंड पार्ट नहीं लगता। और हमारा एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारा लीव इन इंडिया तो हमारे उसके अंदर बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट लगेगा, जो हमारा 182 डेज है या फिर उससे ज़्यादा का, ठीक है, और मोर, वो हमारा फर्स्ट कंडीशन आती है। और जो हमारी विजिट इंडिया वाला केस है, विजिट इंडिया के केस के अंदर हमारा बेसिक कंडीशन के दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आता है विजिट इंडिया के अंदर केस में, अगर हमारी 15 लाख को अगर क्रॉस करके तभी लगता है ये हमारी बेसिक कंडीशन की दोनों दोनों पार्ट्स को, ठीक है। इतना याद रखना, अगर 15 लाख को क्रॉस कर जाती है फॉरेन इनकम को हटाने के बाद, इस चीज को याद रखिए, फॉरेन इनकम को हटाने के बाद जो हमारी टोटल इनकम बनती है वो 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है तो हमारे बेसिक कंडीशंस की दोनों देखी जाती है। तो ये लिखते हैं इसे बेसिक कंडीशन, इसके आगे बेसिक कंडीशन बी अप्लाइज, बी अप्लाइज, applies and instead, instead of the words, of the words 60 days, 60 days, 60 date occurring, occurring there in the words, there in the words, in the words 120 days, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन है ये वाली, जो मैं लिखते जा रहा हूँ, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। 120 days had been, had been substituted, substitute, substituted, had been substituted as, इसके आगे राइट डाउन करूंगी, as amended, as amended, amended by Finance Act, Finance Act, Act 2020। ये कंसेप्ट अब हमारा ओवर होता है। अब हम करने वाले हैं डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड मतलब कि मान लेना, अगर हमारे इंडियन का सिटीजन होगा, ठीक है, और वो, तो हम उसे मान लेंगे कि वो इंडिया का ही रेसिडेंट मान लेंगे हम उसे, ठीक है। अब लिखते पहले राइट डाउन करेंगे, फिर आपको डीम्ड रेसिडेंट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जितना भी, जैसे भी हमारा आता जाएगा पॉइंट वाइज से। पहले हेडिंग डालेंगे डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट का सेक्शन बोले तो 6(1)(a) है, सेक्शन 6(1)(a), ये हो गया हमारा डीम्ड रेसिडेंट का, ठीक है, सेक्शन 6(1)(a। अब हम इसे राइट डाउन करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, विद स्टैंडिंग, notwithstanding anything contained
contained in clause in clause in clause 1, an an individual and individual being a citizen of India, having having total income total income total income other income than income from foreign foreign sources exceeding exceeding ऐसे इसके अंदर भी वही सेम पॉइंट है जो मैंने आपको पहले समझा दिया है ना। अगर हमारी 15 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, वो हमारे इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है, जिससे उनके पास इंडियन सिटीजन होगा, तो अगर उनकी इनकम 15 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, टोटल इनकम, तो हम उन्हें डीम्ड डीम्ड रेसिडेंट मान लेते हैं। वो भी हमारी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, मतलब कि हमें उसे हटाना है, फॉरेन इनकम हटाने के बाद हमारी 15 लाख होनी चाहिए, तभी हम उसे डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे, और वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब जाके हम उसे डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे। एक्सीडिंग लिखेंगे, वो एक्सीडिंग 15 लाख lakhs rupees during the previous previous year year shall be deemed deemed to be deemed to be resident in India in that previous year previous year if he is not he is not liable to tax in any other country or territory territory by reason of his domicile यानी कि रेसिडेंस को कहते हैं हम डोमिसाइल। डोमिसाइल को कहते हैं रेसिडेंस। रेसिडेंस उसे साइड में लिख लेंगे, और रेसिडेंस, ताकि हमें याद रहे कि डोमिसाइल किसे कहते हैं, रेसिडेंस को कहते हैं डोमिसाइल। और एनी अदर क्राइटेरिया of of similar similar nature and he is always treated as resident resident but एन आर NOR, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद करते हैं विजिट इंडिया के केस, ठीक है। अगर लीव इंडिया के अंदर अगर 15 लाख को क्रॉस नहीं करती, सॉरी विजिट इंडिया के अंदर 15 लाख को अगर क्रॉस नहीं करती, तो हमारा पार्ट ए लगता है। अगर 15 लाख को क्रॉस कर देते तो पार्ट ए पार्ट बी लगता है। इसी के साथ
हम अब आपको पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया रेसिडेंस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया था बेसिक कंडीशंस पढ़ी हमने, उसके बाद हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, और आज हमने कर लिया डीम्ड इंडिया, और हमने इंडिविजुअल का भी कर लिया। इंडिविजुअल केस हो चुका है हमारा, अब हम करने वाले एचयूएफ का केस होगा हमारा। उससे पहले आपको ये एक नोट लिखवा देता हूँ, आपको उसे हाईलाइट करना है, आपको रेड पेन से या डिफरेंट पेन से आपको लिखना वाला। ठीक है, वही चीज अगर इंडिविजुअल के केस में अगर सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और उसकी इनकम 15 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है टोटल इनकम, जो कि फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करने की बात, तो हम उसे डीम्ड रेसिडेंट मान लेते हैं। वही है हमें, ठीक है, पहले उसे राइट डाउन करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। लिखते हैं, और क्रू मेंबर वाला मैंने आपको समझा ही दिया कि क्रू मेंबर होता है तो क्या होता है उस केस में, उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का सेक्शन 6 क्लोज 2 का, 6 सबसेक्शन 2 का, सॉरी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। फिर उस पर बात करने वाले हैं हम, एचयूएफ कंसेप्ट पे चले जाएंगे, फिर इसी के साथ में हमारा इंडिविजुअल का कंसेप्ट एंड होता है। पहले लिख लेंगे, डिफरेंट पेन से लिखेंगे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया की इनकम एक्सक्लूडिंग 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 इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम फॉरेन फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स 15 लाख। ठीक है, इसी चीज को आप हाईलाइट करके लिख लेंगे, या फिर बॉक्स बना लेंगे, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता हो उसी के अंदर बॉक्स बना लिए, या फिर कुछ डिजाइनिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद करने वाले हैं हम, ये हमारा हो चुका है एडिशनल कंडीशंस भी, जो मैं आपको लिखा चुका था, एडिशनल कंडीशंस भी हो चुका है, बेसिक कंडीशंस भी हो चुका है, हमारा इंडिविजुअल का केस एंड हो चुका है। करने वाले हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का। एंड ठीक है, एचयूएफ के अंदर हमारी बात करते हैं तो हमारा उसका कंट्रोल होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हमारा उसके अंदर देखा जाता है कि रेसिडेंस देखा जाता है, इसके अंदर आता है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आइए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ, जिसका सेक्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 राइट डाउन करेंगे। रेसिडेंट इन इंडिया की इसमें, उसके बाद करेंगे हम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कब होगा, उसके बाद हम करने वाले हैं इसके जो भी हमारी कंडीशंस, अगर उन कंडीशंस को अगर फुलफिलमेंट करता है तो हमारा, वो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के अंदर आते हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है हमारे एचयूएफ की फुल फॉर्म। डालते पहले हेडिंग डालेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया के केस में पहले बात करने वाले हैं। एचयूएफ इज रेसिडेंट 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 if control if control and management of of its affairs its affairs of its affairs of its affairs is wholly wholly or partly situated situated in India
in India during during relevant and previous year। और इसके अंदर पॉइंटों की बात करने वाले, अगर हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो हमारा अफेयर्स है वो होली और पार्टली हमारा इंडिया के अंदर सिचुएटेड होगा तो हम उसे रेसिडेंट इन इंडिया के केस कह देंगे। अगर हमारे होली एंड पार्टली सिचुएटेड नहीं होगा हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, और हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, तो हम उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह देंगे। उसे राइट डाउन करेंगे, पहले लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया के केस में बात करने वाले हैं। ठीक है, राइट डाउन करेंगे पहले, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इफ कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट of its affairs of its affairs of its affairs is is only situated situated in India during 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 relevant during relevant relevant previous previous year। आपको मैं कंडीशंस लिखवाने से पहले आपको इस चीज को चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपको इजीली से समझ आ जाएगा, क्योंकि 2 मिनट। ठीक है, आइए चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो कि हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, इसके अंदर इसी जैसे कि हमारा जो इंडिविजुअल के अंदर के केसेस के अंदर हमारा हमें रेसिडेंट देखना पड़ता है, और सेक्शन 6 क्लॉज 2 के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और इसके अंदर आता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारा रेसिडेंट आता है, और सेकंड आता है हमारा नॉन रेसिडेंट। जो हम रेसिडेंट कब कहेंगे, जब होली और पार्टली पार्टली इन इंडिया होगा, होली और और पार्टली इन इंडिया होगा, ये हमारा होली और पार्टली इन इंडिया होगा, तो उस केस के अंदर हम इसे कहेंगे रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट। और अगर हमारा होली आउटसाइड इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया, तो हम इसे कह देंगे नॉन रेसिडेंट। तो ये होगा हमारा नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट की केस के अंदर इसके अंदर होता है हमारा कर्ता कर्ता हमारा रेसिडेंट, ऑर्डिनली रेसिडेंट हो सकते हैं, यानी कि हमारा आर ओ आर हो सकता है। ठीक है, या तो हमारा एन आर ओ एन आर सॉरी आर एन ओ आर हो सकता है हमारा, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, हमारी 2 कंडीशन से हो सकती है। हमारे रेसिडेंट के अंदर हमारे कर्ता के अंदर आता है हमारा आर ओ आर, और सेकंड आता है हमारा आर एन ओ आर आता है हमारा। इसके अंदर इसके बाद बात करने वाले हैं इसकी जो हमारी कंडीशन है, हमारी एक कंडीशन को फुलफिलमेंट करती है तो हमारा
तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। अगर हमारी एक या हमारी एक भी कंडीशंस को अगर फुलफिलमेंट नहीं करता तो हमारी होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर हमारी बहुत कंडीशंस को सेटिस्फाइड करनी चाहिए होगी, तभी हम उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। अगर हमारी एक या दोनों ही अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी दोनों कंडीशंस को, तो हम उसे नॉन सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस लिखवा देता हूँ मैं आपको, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी होगी तभी हम कह सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, इसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। पहले कंडीशंस लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे कंडीशंस। कंडीशंस जिसे हम एडिशनल कंडीशंस कहते हैं। एडिशनल कंडीशंस भी कह सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के केसेस में। ठीक है, लिखेंगे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारा ही हैज बीन he has been he has been resident in India is at least is at least 2 out of 10 previous year, यानी कि 10 years, 10 previous years भी कह सकते हैं, 10 years भी कह सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर कहना इतना मतलब प्रीवियस ईयर कहना सही है कि हमारे जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर 10 साल में से अगर 2 साल कम से कम इंडिया के अंदर वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और इमीडिएटली इसके आगे लिखें प्रीवियस ईयर आप लिख लेंगे, मैंने सिर्फ ईयर लिखा है, आप प्रीवियस ईयर को लिखेंगे इमीडिएटली इमीडिएटली immediately preceding the preceding preceding the relevant relevant previous year। ये होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को लिखेंगे अब, ही हैज बीन इन इंडिया ही हैज बीन इन इंडिया इन इंडिया फॉर 730 days or 730 days or more during 7 years 7 years 7 years immediately preceding the preceding the relevant previous previous year। ये हमारा सेकंड होता है। 730 डेज, 7 साल के अंदर हमें प्रीवियस ईयर में हमें 730 डेज तक की या उससे ज़्यादा के अंदर में हमें रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आती है हमारी सेकंड कंडीशन। अब हमारा एचईएफ का कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, इसमें से हमें कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, अगर दोनों को कर देते सेटिस्फाइड तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। अगर एक या एक को भी नहीं करता तो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। ये होगी हमारी कंडीशंस के बारे में। ठीक है, जिसे हम एडिशनल कंडीशन कहते हैं। आपका हम बात करने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के बारे में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेसिडेंशियल ऑफ स्टेटस को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में हमारा उसका सेक्शन होता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। और इसके बाद हमारा एंड हो जाएगा, हमारा फॉर्म आ जाएगा, एओपी आएगा और एवरी अदर पर्सन आती है। इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा स्कोप। इसके बाद हम स्कोप की तरफ बढ़ेंगे, लिखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, राइट डाउन करेंगे रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस स्टेटस ऑफ
स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है। इसका सेक्शन आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, ये हमारा सेक्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। हम कंपनी के इसमें रेसिडेंट और ऑफ इंडिया कैसे मानेंगे, हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमारा उसके अंदर पॉइंट आता है। हमारा फर्स्ट लिखेंगे जो कब मानेंगे हमारा रेसिडेंट इन इंडिया, जो क्या था हमारी इट इज एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है एंड सेकंड आता है फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया, इन इंडिया only of its only if of its इट्स जो कि आती है जिसे हम पोएम भी कहते हैं। पोएम वो वाली नहीं होती जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं कि पोएम, ठीक है, वो वाला पोएम नहीं, ये हमारा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम पोएम भी कहते हैं, जिसे पोएम के बारे में भी कहते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव इफेक्टिव मैनेजमेंट means a place means a place means a place means a place where key management management and commercial decisions, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपनी का केस का हम बात करने वाले। फर्म एओपी और एवरी अदर जो पर्सन है हमारे, उनके बारे में बात करने वाले हैं रेसिडेंट इन इंडिया के केसेस में, ठीक है। लिखते हेडिंग डालेंगे, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। ये हमने HUF के इसके अंदर भी लिख चुके हैं, रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP एंड एवरी अदर पर्सन, ठीक है। इसके अंदर में बात करने वाले हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसकी हेडिंग डालेंगे रेसिडेंट इन इंडिया, जो अगर हम बात करते हैं होली, शॉर्ट में लिख देता हूँ, होली एंड पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये हमारा रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट के लिखते हैं, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया केस में जो कि होगा हमारा, जो हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है हमारे अफेयर्स का, ठीक है, उसका होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट का। इसी के साथ में हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस हमारे यहाँ पर एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम मीनिंग के बारे में करने वाले, सॉरी स्कोप के बारे में करने वाले हैं, स्कोप वाले, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते, तब तक के लिए टेक केयर एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।